अभी आप लोग के सामने वो इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेके आए हैं जिसमें से हर एक बार या तो 2 मार्क्स का या तो 5 मार्क्स का या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहना ही रहना है, ठीक है ना। उस इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस VVI क्वेश्चंस है 2 मार्क्स वाले या 5 मार्क्स वाले या और ऑब्जेक्टिव जो आपके पूछे जाने वाले हैं, इस वन शॉट में हमने डाल दिया है पूरे चैप्टर का निचोड़ निकाल के, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन से। ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है समझिए। व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है उसको समझते हैं। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है ध्यान से समझिए। इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दो चीज बार बार पूछा जाता है, ठीक है। एसी सर्किट में इंडक्टर के द्वारा जो रेसिस्टेंस ऑफर्ड किया जाएगा दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटर के द्वारा जो रेसिस्टेंस ऑफर्ड किया जाएगा उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में पूछा गया है। तो चलिए लिखते हैं रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर in AC circuit is called inductive reactance. Inductive reactance inductive reactance equals to inductive reactance जिसको XL से सूचित करते हैं इक्वल्स टू ओमेगा एल। XL इक्वल्स टू क्या हो जाता है बोले तो ओमेगा एल, ठीक है ना। ओमेगा का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एल का मतलब इंडक्टेंस या इंडक्टर, ठीक है ना। रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इन एसी सर्किट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका SI यूनिट भी बार बार पूछा जाता है। चाहे आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस का SI यूनिट पूछा जाए या कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, दोनों का ओम होता है और दोनों का डायमेंशन भी सेम होता है। SI यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा बोले तो ओम, ठीक है। तो जल्दी लिख लीजिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला क्या है समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है। व्हाट इज यूज पूछ रहा है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज क्या होता है। द स्टेप अप ट्रांसफार्मर का पहला यूज लिखिए। इट इज यूज्ड in X-ray machine। एक्सरे मशीन में इसका यूज होता है। दूसरा इट इज यूज्ड इन इन्वर्टर। इसका यूज कहाँ पे होता है इन्वर्टर में। It is used in some traveling adapter। और चौथा यूज लिख लीजिए। It is used in solar और विंड सिस्टम। ये आपके स्टेप अप ट्रांसफार्मर के यूज थे। जल्दी से लिख लीजिए। एक्सरे मशीन, इन्वर्टर, सम ट्रेवलिंग एडाप्टर और सोलर सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है उसको समझते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। सारे एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं, इसको देखते रहना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज कैपेसिटिव। अभी बताए थे कैपेसिटर के द्वारा जितना
रेसिस्टेंस ऑफर किया जाएगा एसी सर्किट में, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो लिखिए रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इन AC circuit is called capacitive reactance। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या बोलते हैं उसको? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल्स टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको हम XC से सूचित करते हैं बट्टे ओमेगा सी। इसका भी SI यूनिट और डायमेंशन सेम होता है जो इंडक्टिव रिएक्टेंस का होता है। SI यूनिट इज क्या होगा बोले तो ओम। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, लिख लीजिए थोड़ा जल्दी से बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय वाटलेस करंट? बार बार इसको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा रहा है और 2 मार्क्स का। वाटलेस करंट का मतलब देखिए, वाटलेस, वाट किसका यूनिट होता है? पावर का। वाट किसका यूनिट होता है? पावर का। और लेस मतलब उसमें हाई नहीं, तो मतलब जो करंट AC पावर कंज्यूम ना करे दैट इज कॉल्ड वाटलेस करंट। द करंट व्हिच डज नॉट कंज्यूम AC पावर, ऐसे लिखिए करंट which does not consume AC power is called वाटलेस करंट। वाटलेस करंट जल्दी लिखिए, वाटलेस करंट इक्वल्स टू वाटलेस करंट इक्वल्स टू IRMS साइन ऑफ फाई। जैसे मान लीजिए इधर हमारा वोल्टेज है VRMS और ये हमारा IRMS है और ये एंगल कितना है? फाई। तो इधर हमको होगा IRMS कोस फाई, इधर IRMS साइन फाई। इधर क्या हो जाए? IRMS कोस फाई, IRMS कॉस फाई। तो ये हमको पावर देगा और ये वाला जो कंपोनेंट है IRMS साइन फाई, ये हमको पावर नहीं देगा। तो इसी करंट, इसी कंपोनेंट ऑफ RMS वैल्यू के इसी कंपोनेंट को बोलते हैं वाटलेस करंट। करंट व्हिच डज नॉट कंज्यूम पावर इज कॉल्ड वाटलेस करंट। तो पावर कंजम्पशन आपसे पूछा जाए वाटलेस करंट में तो क्या बोलिएगा? IRMS पावर कंजम्पशन IRMS VRMS कॉस फाई, ठीक है ना। और इसके थोड़ा वाटलेस करंट में कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़े। व्हाई इज द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर लेमिनेटेड? क्यों ट्रांसफार्मर के कोर मतलब अंदर वाले भाग को लेमिनेट करते हैं? तो 2-3 कारण है इसका, और लिख लीजिए। पहला कारण क्या है? फर्स्ट कारण, to control weight, to control weight of ट्रांसफार्मर के वेट को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा लिख लीजिए, टू इनक्रीज सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। और तीसरा यूज लिख लीजिए, टू इनक्रीज, टू रेगुलेट एनर्जी लॉस इन एडी करंट। जल्दी से थोड़ा फास्ट लिख लीजिए। टू कंट्रोल वेट ऑफ ट्रांसफार्मर, सेकेंड टू इंक्रीज सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। और नेक्स्ट टू रेगुलेट
एनर्जी लॉस इन एडी करंट। थोड़ा जल्दी लिख लीजिए, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 6, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी आसान, बिल्कुल वही जो लाए हैं। डिफाइन मीन वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले हम लोग मीन वैल्यू की बात करते हैं। मीन वैल्यू क्या होता है? स्टेडी करंट के द्वारा उतने ही चार्ज का फ्लो हो उतने ही समय में जितने एसी के द्वारा फ्लो होता है, तो उसी वैल्यू ऑफ डीसी को क्या बोलते हैं? मीन वैल्यू। दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, इसको हम डीसी भी कह सकते हैं। दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट या डीसी which flow same amount of charge in same time as flow in AC, as flow in AC in same time, उतने ही समय में उतने ही चार्ज फ्लो हो जितना डीसी के द्वारा फ्लो होता है, तो उसी वैल्यू ऑफ डीसी को क्या बोलते हैं? मीन या एवरेज वैल्यू भी उससे बोला जाता है। तो दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट या डीसी बोले which will flow same amount of charge in same time as flow in AC in same time। चलिए अब आई ये जो होता है आई मीन का वैल्यू आई नोट इनटू 2/5, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे तो 0.637 आई नोट बोला जाता है। ये नोट आउट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव सेक्शन में बार बार ये पूछा जाता है, ठीक है ना, जो कि आई मीन या आई एवरेज का वैल्यू कितना होता है। तो 2/π या इसी को 0.637 आई नोट बोलते हैं। जल्दी से नोट आउट कर लीजिए तो फटाफट। चलिए दूसरा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पार्ट में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग किसका करेंगे बोले तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू जिसको बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको आरएमएस वैल्यू भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, डीसी करंट या स्टेडी के द्वारा उतने ही हीट का जनरेशन हो उसी रेसिस्टेंस से उतने ही समय में जितना एसी के द्वारा जनरेट हो, तो डीसी के उसी अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन उसी अमाउंट ऑफ करंट को क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो लिखिए दैट वैल्यू ऑफ डीसी, दैट वैल्यू ऑफ डीसी या स्टेडी करंट भी लिख सकते हैं, which will generate same amount of heat in same time through same resistor as by AC in same time through same resistor, ठीक है ना। और IRMS जो होता है वो आई नोट बाय रूट 2 या इसी को बोलते हैं 0.707 आई नोट का मतलब पीक वैल्यू, ठीक है ना। ये ध्यान कर लीजिए, बार बार ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। ये जो हम फार्मूला मीन वैल्यू के लिए और आरएमएस वैल्यू के लिए लिखे हैं, आरएमएस वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू
या फिर वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट भी बोलते, ठीक है ना, which will generate same amount of heat in same time through same resistor as by AC in same time। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। राइट डाउन एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर, 2 मार्क्स के क्वेश्चन गए। तो कौन कौन सा एनर्जी का लॉस होता है बस उसका आपको नामकरण कर देना है। तो पहला लिखिए इसमें, फर्स्ट कॉपर लॉस, कॉपर लॉस। दूसरा लिखिए आयरन लॉस। तीसरा लिखिए हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। और चौथा लिखिए मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज लॉस, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज लॉस। ठीक है ना, एक्सप्लेन नहीं करना है, बस आपको इसका नाम लिख देना है क्योंकि आपको सिर्फ नाम ही बोलना जा रहा है ना। चलिए, राइट डाउन एनर्जी, कॉपर लॉस, कॉपर ट्रांसफार्मर के कॉपर कॉइल के द्वारा जो हीट का लॉस होता है। आयरन लॉस, ट्रांसफार्मर के आयरन कोर के द्वारा हीट का जो लॉस होता है। हिस्टेरेसिस, बार बार डिमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन के कारण जो लॉस होगा एनर्जी का। मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज लॉस क्या होता है, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न में जो फ्लक्स का जनरेट हो एग्जैक्टली सेकेंडरी के बराबर होता नहीं है, तो ये जो फ्लक्स का जो लॉसेज हुआ दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स लॉसेज। बस नाम लिखना था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। व्हाट इज ट्रांसफार्मर, व्हाट डू यू मीन बाय इट्स एफिशिएंसी। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो आपको एसी वोल्टेज को या तो बढ़ा सकता है या घटा सकता है। चलिए, इट इज ए डिवाइस, लिखिए जल्दी से। It is a device which either increases or decreases AC voltage। AC वोल्टेज को या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज। व्हाट डू यू मीन बाय इट्स एफिशिएंसी, तो लिखिए एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी भाई किसी का भी आपको पूछे तो आउटपुट बटे इनपुट, तो इसका एफिशिएंसी क्या होगा, आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। तो लिखिए इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर, आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। ठीक है ना, तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू, एफिशिएंसी इक्वल्स टू आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। तो ये क्या हो जाएगा, ES बट्टे EPIP। ES क्या है और IS, ये सेकेंडरी नंबर, सेकेंडरी का वोल्टेज और IS सेकेंडरी में करंट, EP प्राइमरी में वोल्टेज और IP प्राइमरी में करंट। ठीक है ना, तो ये आपको ट्रांसफार्मर और इसके एफिशिएंसी के बारे में हो गया। जल्दी से लिख लीजिए, आउटपुट पावर टू द इनपुट। किसी का भी आपको एफिशिएंसी पूछे तो ऊपर में आउटपुट, नीचे में इनपुट, तो इसका आउटपुट पावर बटे इनपुट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसको समझते हैं हम लोग, स्मूथली बढ़ते जाते। छोटे छोटे क्वेश्चन है इसके, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ AC दिया हुआ है आपको 20 sin 200 पाई, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। बहुत सारे चीज़ में पूछ लिया गया, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में भी और 2 मार्क्स के। तो ये जो आपको दिया हुआ है I इक्वल्स टू 20 साइन ऑफ 200 पाई इंटू टी, इसको कंपेयर करिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से। I इक्वल्स टू I नोट साइन ओमेगा टी से कंपेयर करिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ठीक है ना, तो देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। तो साइन के पीछे रहता है उसी को क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू कितना होगा जल्दी बताइए, साइन के पीछे 20, तो 20 एम्पियर हो जाएगा। चले आगे बढ़े। फ्रीक्वेंसी भी पूछा जा रहा है आपसे,
और आरएमएस वैल्यू। तो पहले आरएमएस निकाले फिर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। पहले का आंसर आ गया, आपको 3 पार्ट निकालना है इसमें। दूसरा क्या बोल रहा है, आरएमएस। तो आई आरएमएस अभी ना बताए थे आपको क्या होता है, आई नोट बाय रोटो। तो आई नोट आप निकाल चुके हैं 20 बाय रोटो, तो इसको क्या होगा 10 रोटो। 20 इंटू 20 को हम 10 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 10 रूट 2 इंटू रूट 2, 1 रूट 2 कट गया तो कितना हो गया 10 रूट 2। चलिए नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखिए साइन और टी के बीच में क्या है ओमेगा, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये साइन और टी के बीच में 200 पाई, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। साइन और टी के ऊपर वाला और साइन और टी के बीच में नीचे वाला, दोनों आपस में बराबर करें तो ओमेगा इक्वल्स टू किसके बराबर 2000 पाई टी। तो ओमेगा को क्या बोलते हैं 2 पाई एफ इक्वल्स टू 200 पाई टी। ठीक है, पाई से पाई यहाँ काट दीजिए आप, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एफ इक्वल्स टू 200 टी को नहीं लेना है, टी आपको नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 200 पाई सिर्फ 200 पाई टी को नहीं लेना है, ठीक है। पाई से पाई कट गया तो एफ इक्वल्स टू कितना हो गया 200/2, तो ये क्या होगा 100। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए सब लोग, थोड़ा फास्ट। फिर से देखिए साइन और टी के बीच में जो है उसी को हम ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू साइन और टी के बीच में 200 पाई, ओमेगा को 2 पाई एफ, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कर दिया तो 100 हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए ये 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन थे। अब हम लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। 5 मार्क्स के क्या क्वेश्चन है इसको समझिए। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड यूज। तो यूज तो आपको बता दिए हैं, और ये कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग देखते थे, और वर्किंग कैसे करता है ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। तो लिखेंगे ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस, ट्रांसफार्मर is a device which is used to increase or decrease AC वोल्टेज, ठीक है। और इनका प्रिंसिपल अभी लिखे थे। प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए प्रिंसिपल इसका म्यूचुअल इंडक्शन पे आधारित है। द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। प्रिंसिपल किस पे आधारित बोले तो म्यूचुअल इंडक्शन। चलिए अब इसके बारे में जो है सो हम लोग इनका डायग्राम, वर्किंग और कंस्ट्रक्शन दोनों देखना है। तो इसके लिए एक फ्रेश पेज लेते हैं हम लोग। पहले इसको आप लोग नोट आउट करिए, फ्रेश पेज लेते हैं। चलिए तो इसका वर्किंग और कंस्ट्रक्शन हमें चाहिए, वर्किंग और कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो वर्किंग और कंस्ट्रक्शन पे हम लोग चलते हैं। इसके क्या वर्किंग और कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए एक प्रेस पेज ले रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि डायग्राम भी हमको इसमें बनाना है, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर में अब जो है सो हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसके कंस्ट्रक्शन में आप ये बना लीजिए फिगर। कंस्ट्रक्शन हम लोग बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो ये फिगर आपको बनाना है कंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। चलिए
साथ साथ चित्र आप बनाइए तभी बन पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा बनने के बाद कॉम्प्लिकेशन हो जाता है इसमें। ठीक है, चलिए इधर हमारा प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, प्राइमरी साइड है ये। ठीक है, इधर हम लोग AC इनपुट करते हैं। ठीक है, और इधर हमारा सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स है, जहाँ पे हमको AC आउटपुट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? AC आउटपुट। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए आप लोग, ट्रांसफार्मर के बारे में देखने। इधर AC इनपुट सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे AC आउटपुट मिलेगा। दो प्रकार के ट्रांसफार्मर, स्टेप अप स्टेप डाउन, तो डिपेंड करता है इसमें प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी साइड है। ठीक है ना, चले इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर, सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर। ठीक है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। ठीक है, और तो इसके कंस्ट्रक्शन में क्या बोलेंगे? ये सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर से बना रहता है। ये प्राइमरी साइड हुआ जहाँ पे AC इनपुट सप्लाई करते हैं, और ये सेकेंडरी साइड हुआ जहाँ पे AC आउटपुट हमको मिलता है। ठीक है ना, तो ये कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, तो जल्द से थोड़ा सा आप लोग बना लीजिए, फिर इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर। इट कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर। सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर इसमें रहता है। ठीक है ना, सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, AC इनपुट इज गिवन टू प्राइमरी साइड। प्राइमरी साइड कौन सा है? ये। ठीक है, और ये सेकेंडरी साइड है जहां पे आउटपुट हमको मिलेगा। ठीक है ना, और NP को बोल देते हैं नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी साइड, प्राइमरी क्वाइल या प्राइमरी साइड। ठीक है ना, और NS को हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी क्वाइल। ठीक है ना, और फाई जो है फ्लक्स, फाई मान लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक इन ईच क्वाइल। इतना बात हम लोग कंस्ट्रक्शन के रूप में देख रहे हैं। ठीक है ना, कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर। AC इनपुट प्राइमरी क्वाइल में देते हैं, प्राइमरी साइड में, और आउटपुट हमको कहाँ मिलता है? सेकेंडरी साइड में आउटपुट मिलता है। तो NP का मतलब नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी क्वाइल में, NS का नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी क्वाइल। सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी क्वाइल, सेकेंडरी क्या बोलिए? क्वाइल, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी क्वाइल। ठीक है, सेकेंडरी क्वाइल। चलिए, फाई का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक इन ईच क्वाइल। तो ये हमको कंस्ट्रक्शन के बारे में हो गया। अब इसके वर्किंग के बारे में हम लोग देख ले, तो इसका वर्किंग के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। किसके बारे में बोले? तो वर्किंग क्या होता है उसको लिखिए सारे बच्चे। वर्किंग के बारे में, वर्किंग, ये वर्किंग क्या होता है उसको समझिए कैसे होता है। जैसे ही आपको पहले डायग्राम के थ्रू समझाते हैं, इसको समझिए। जैसे AC इनपुट प्राइमरी साइड में सप्लाई किया जाता है, AC इनपुट प्राइमरी साइड में जैसे सप्लाई करते हैं, तो AC अल्टरनेटिंग करंट जो समय के साथ चेंज होता है, उसके कारण चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग के कारण हमको सेकेंडरी साइड में EMF इंड्यूस होता है।
ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के अनुसार। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे जल्दी से, व्हेन AC इनपुट इज सप्लाई टू प्राइमरी coil, then changing magnetic field is developed. Then changing magnetic field is produced in it. तो उसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है प्राइमरी कॉइल में। अब सेकेंडरी कॉइल चूंकि उसके कांटेक्ट में है, साइड में है, तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। व्हेन ड्यू टू दिस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। ईएमएफ हमको इंड्यूस होगा किस में बोले तो सेकेंडरी कॉइल में। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल ई मान लेते हैं इक्वल्स टू NP, और यहाँ पे d∅/dt हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल ES इक्वल्स टू NS और d∅/dt, ये समीकरण नंबर सेकेंड। ठीक है ना, अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो इससे क्या होगा आपको ES/EP इक्वल्स टू, यहाँ से हमको मिलने वाला क्या है ध्यान से समझिए, दोनों को जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा NS/NP, क्योंकि d∅/dt यहाँ पे, d∅/dt यहाँ से, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमको ES EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल, EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल मिल जाएगा हमको ES इक्वल्स टू EP और NS/NP। तो यहीं से हमको आउटपुट वोल्टेज हमको मिलने वाला है। ठीक है ना, लिख लीजिए। और यहाँ पे बार बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जो कि NS ग्रेटर देन NP होगा तो इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे, और NS लेस देन NP होगा तो उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वोल्टेज को बढ़ाए स्टेप अप, वोल्टेज को घटाए उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है ना, जल्दी से सारा बात लिख लीजिए। तो ये कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, यूजेज आपको अभी लिखाए थे वही यूजेज लिख देना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव सेक्शन की तरफ चलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क्या ऑब्जेक्टिव सेक्शन में क्वेश्चन सब लाए हैं आपके लिए, चुन चुन के ध्यान से समझिए। ऑब्जेक्टिव सेक्शन की तरफ चुन चुन के लाए क्वेश्चंस को, ध्यान से समझिए सब लोग। इतने ही ऑब्जेक्टिव आपको इम्पोर्टेंट लाए हैं जो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हुए, और सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना, चल पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिए। पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट इज मेजर। पावर फैक्टर कौन सा मेजर करता है? वर्चुअल पावर। ठीक है ना, वर्चुअल पावर को पावर फैक्टर मेजर करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ L/R। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान कर लीजिए। L/R इंडक्टेंस बटे रेसिस्टेंस किसका होता है? टाइम का जो होता है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा है देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा,
फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ध्यान से समझिए इसको हम, इसके अलावा भी और क्वेश्चन इसके आसपास, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो या प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो, उसमें पावर या एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। तो ये बोला कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली मतलब सिर्फ कैपेसिटर रहेगा, तो इधर वोल्टेज और इधर हमको क्या हो जाएगा, करंट, वोल्टेज और इधर क्या हो जाएगा बोले तो करंट, वोल्टेज और करंट के बीच का कितना होता है बोले तो 90 डिग्री, वोल्टेज और करंट के बीच 90 डिग्री, तो इसमें फाई बराबर कितना हो गया 90, तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस ऑफ फाई, तो कॉस फाई तो कॉस ऑफ 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 0, तो इसलिए क्या होगा बोले तो 0। बढ़े आगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, अभी आपको करवाए हैं सब्जेक्टिव वाले सेक्शन में, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फाई, तो वाटलेस करंट अभी तो किए थे, आई साइन ऑफ क्या बोले थे फाई, आई साइन फाई वाटलेस करंट, तो आई होगा 1 नहीं होगा, जहाँ सभी जगह आई होगा, ठीक है ना, तो आई साइन क्या होगा, सी वाला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अब ये बताए हैं प्रिंसिपल, देख रहे हैं अब आपको सब्जेक्टिव पार्ट करने का कितना फ़ायदा मिल रहा है, सब्जेक्टिव पार्ट से आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, और जब ऑब्जेक्टिव उसी के आधार पे करने जा रहे हैं तो सारे ऑब्जेक्टिव आराम से बन रहे हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाए लेकिन सब्जेक्टिव का कोई था पता नहीं, उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। चलिए तो इसलिए ये चीज़ें आपको सजा के लाए हैं, पहले सब्जेक्टिव करवा दे रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर वहाँ से होगा, और फिर ऑब्जेक्टिव सेक्शन पे चल रहे, जिससे हमको स्मूथली कंसेप्ट के साथ सारे ऑब्जेक्टिव बन रहे, ठीक है ना। चलिए ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, अभी देखे थे 2 बार 3 बार लिखे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, 6 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट शोन इन अल्टरनेटिंग करंट, पढ़िए, मैंने होता है, हीटिंग भी होता है, तो केमिकल इफेक्ट शो नहीं होता है। पढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन, स्मूथली बढ़ते जा रहे कंसेप्ट के अनुसार, क्योंकि हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट कर चुके हैं इसके। एवरेज पावर डिसिपेशन इन प्योर इंडक्टर एज कितना हो जाएगा, पावर डिसिपेशन इन प्योर, अब ये बताए हैं, या कैपेसिटर के केस में कितना होता है 0, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट के अनुसार आगे बढ़िए, ऑब्जेक्टिव के लिए कंसेप्ट चाहिए, रटा फटा काम नहीं चलेगा। द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर लिमिटेड टू स्टॉप, बिल्कुल अभी देखे हैं ना, क्यों करते हैं, एनर्जी लॉस को कम करने के लिए। अब ये देखिए आपको सब्जेक्टिव वाले पार्ट्स में, ठीक है, अब आपको मज़ा आ रहा है ऑब्जेक्टिव बनाने में, सब्जेक्टिव पार्ट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, ऑब्जेक्टिव अपने आप बनेगा, आपको रटने का जरूरत बिल्कुल नहीं है, इसलिए आपको समझ में अब आ रहा होगा सर इतना बढ़िया से सजा के क्यों लाते हैं, 2 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन फॉर्मूला L/R, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं लेकिन दूसरे फॉर्म में है, किसके बराबर, T के फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चोक कॉइल में इंडक्टर होता है, क्या होता है बोले तो इंडक्टर होता है, आप लोग पढ़ाए हैं मेन बैच में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC इन SI यूनिट इज, ये दिया हुआ है, तो इसका पीक वैल्यू साइन के पीछे रहता है उसी को पीक वैल्यू तो बोलते हैं हम लोग, अभी तो किए क्वेश्चंस, अब समझ में आ रहा है बिल्कुल आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ, द मीन वैल्यू ऑफ AC इन कंप्लीट साइकिल 0 होता है, क्योंकि उसका हाफ साइकिल में ही निकलता है मीन वैल्यू, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 13, वर्चुअल करेंट एज, वर्चुअल को इफेक्टिव या RMS वैल्यू भी बोलते हैं, तो अभी तो हम लिखे थे वर्चुअल या RMS लिखिए या इफेक्टिव लिखिए, तीनों नाम ध्यान कर लीजिए, किसी नाम से पुकार के पूछ लेता है, I0/√2, तो I0 का मतलब क्या, पीक या मैक्सिमम वैल्यू, पीक या इसको क्या बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, इसको जल्दी नोट आउट करिए, किसी भी फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है, पीक या मैक्सिमम वैल्यू I0 को बोलते हैं, तब पीक बट्टे √2, ऑप्शन नंबर C, नोट आउट करते जाए, जितने फॉर्मूले हैं सारे इंपॉर्टेंट है, वही सारे आएंगे, बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा और लास्ट में आप मैच करिएगा जो हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस, अभी बताए हैं ना,
इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज। झट झट क्वेश्चन बनाते चलिए, फटफट आप लोग इसको टिक मारते चलिए, कंसेप्ट क्योंकि क्लियर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एलआरसी सर्किट एनर्जी लॉस इन सर्किट। अब ये बताए थे एनर्जी लॉस, एलआरसी सर्किट में एनर्जी लॉस होता है सिर्फ रेसिस्टर में, ठीक है ना। एलआरसी सर्किट एनर्जी लॉस इन सर्किट में सिर्फ क्यों होता है, इन रेसिस्टेंस में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 16, चौक कॉइल इज यूज्ड किस में होता है, एसी में होता है ओनली, किस में होता है, एसी में, अभी बताए हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको रेक्टिफायर, रेक्टिफायर में आपको बताए भी थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 18, द पावर फैक्टर ऑफ चोक कॉइल इज नियरली किसके आसपास होता है, 0 के आसपास। ये सब चीज़ें ध्यान कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 19 क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। अभी तो लिखे थे IRMS इक्वल्स टू I0 बाय रूट 2, तो ये दोनों का रेशियो पूछ रहा है। पीक वैल्यू ऊपर रहना है, आरएमएस नीचे, तो रूट 2 इधर चला जाएगा, I0 बटे IRMS, ठीक है ना। इसको पीक या मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं I0 को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, रूट 2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़े हम लोग, नोट आउट करते रहिए सारे फार्मूलों को, जितने फार्मूले यूज होने उतने ही आपको पूछे जाएंगे, और वो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो भी लाए वही, बिल्कुल इधर उधर नहीं करिएगा, ठीक है। यूनिट ऑफ रिएक्टेंस अभी तो पढ़ाएं आपको 2 मार्क्स में, कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस, कितना यूनिट, कौन सा यूनिट, ओम, ठीक है ना। अब उसका डायमेंशन वही जो रेसिस्टेंस के लिए होता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 21, द पावर फैक्टर ऑफ एलआरसी। देखिए इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम आपको लगभग इसे 20-21 के आसपास फार्मूला आपको आएंगे। हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, इसके आधार पे आपको कोई भी क्वेश्चन दे देगा एलआरसी सर्किट के आधार पे, एलसी सर्किट हो, आरसी सर्किट हो, कोई भी सर्किट, उस पर आप निकाल लीजिए। चलिए इधर ध्यान करिए, पावर फैक्टर का ये लिखिए आप ध्यान से पहले, पावर फैक्टर इक्वल्स टू रेसिस्टेंस बटे इम्पीडेंस होता है, और रेसिस्टेंस आर है, इम्पीडेंस एलआरसी सर्किट का होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL कभी कभी पूछ देता है X ओमेगा या XC मतलब कैपेसिटिव इंडक्टेंस 1/ओमेगा C, और XL पूछे तो ओमेगा L। इतना चीज़ आप नोट आउट कर लीजिए, इसमें लगभग 20 आपको ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे कम से कम, ठीक है ना। अब बोलिए कि कैसे सर, तो कभी इम्पीडेंस पूछ दिया जाता है अलग अलग सर्किट का, तो जो नहीं रहेगा उसको हटाते जाए, रेसिस्टेंस नहीं रहेगा तो कौन सा हो जाएगा इसका में, XL माइनस XC। XC के जगह पे ये वैल्यू, XL के जगह पे ये वैल्यू, कभी XL का ही फॉर्मूला पूछ लिया गया है, ये दोनों का ही, ठीक है ना। अलग अलग सर्किट के जो नहीं हटा दिए, L नहीं है तो L को हटा दीजिए, C नहीं तो C को हटा दीजिए, बाकी अपने आप निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब बताइए पावर फैक्टर ऑफ LCR सर्किट R बटे कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए, X, हम जनरल फार्मूला लिख दीजिए, XL माइनस XC, तो XL की जगह पे दिया हुआ है ओमेगा L, XC की जगह पे 1/ओमेगा C, तो कौन सा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। इसको आप नोट आउट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसी का कंसेप्ट है। देखिए आपको बता देते कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत आता है आपको एक बार, या तो मीन पहला पार्ट पूछा जाता है, मीन वैल्यू या फिर आरएमएस वैल्यू, वहाँ से ऑब्जेक्टिव I0 हो या आरएमएस का। दूसरा पार्ट यहाँ से खूब पूछा जाता है, ठीक है। और तीसरा पार्ट ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी, लॉसेज, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो अभी आपको लिखाए थे, इतने आपको कर लेना है, जितना चीज़ बोर्ड पे करवाए हैं, ठीक है ना, पूरा छान के लाए हैं पूरे चैप्टर में से, तो इसको चीज़ को आपको ध्यान देना है। चलिए बढ़े आगे हम लोग 22। अब देखिए आप खुद से बनेगा क्वेश्चन, आप बोल, अभी आपसे बोला गया है LR, तो R C नहीं तो C को हटा दीजिए, पावर फैक्टर मतलब ऊपर में R तो होगा ही, C को हटा दीजिए तो C वाला टर्म नहीं रहेगा, तो कौन सा हो जाएगा, B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 23, द पीक वोल्टेज ऑफ AC इज इतना 440 वोल्ट। तो वर्चुअल का मतलब अभी देखे थे आपको बोले थे IRMS बोले या I वर्चुअल बोले, क्या होता है I0 बाय रूट 2, तो I0 आपको दिया हुआ है, पीक वैल्यू को ही I0 बोलते हैं,
440/√2, तो इसको काटिएगा तो 220/√2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? 220/√2, ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट आउट करिए फटाफट, बढ़े आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इम्पीडेंस। देखिए फिर से आ गया ना, जो आपको बोले थे 15 से 20 ऑब्जेक्टिव आने वाले, जो मेन फार्मूला लिखे उसी से तो है। बिल्कुल आपको याद नहीं करना है, बहुत सारे इसमें रटने लगते, याद करने लगते। एक आप सिर्फ आप फार्मूला अभी जो लिखाए थे उसको नोट आउट करिए, याद करिए, बढ़िया से समझिए, उसके बाद सारा क्वेश्चन उसे बताइए। इम्पीडेंस LRC नहीं है तो क्या हो जाएगा? Z = √L है तो XL होगा, अब प्लस R है तो R²। XL के जगह पे कितना होगा जल्दी बताइए? ओमेगा L का इसका होल स्क्वायर प्लस R²। तो कौन सा होगा जल्दी बताइए? √अंडर में होगा, ये सारे रूट के अंदर है, डी ऑप्शन। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। 24 होगा 25, द रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू, अभी आपको बताया गया है पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू। तो √2 तो अभी तो निकाले थे, RMS = I0/√2, ठीक है। तो क्या पूछा जाता है? I0 पूछा जाता है, तो √2 से गुना हो जाएगा RMS में, I0 बराबर IRMS, ऑप्शन नंबर ए, I0 √2 × IRMS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हम लोग। 26 क्या बोले तो द फेज डिफरेंस बिटवीन इट्स EMF एंड पावर फैक्टर विल बी। अब ये तो बोले थे cos phi होता है, क्या होता है? cos phi, पावर फैक्टर को cos phi से करते हैं। चलिए नेक्स्ट 27, इन AC हॉट वायर किसको मेजर करता है? RMS वैल्यू को। हॉट वायर किसको मेजर करता है? RMS को। ये फॉर्मूले भी, ये थ्योरेटिकल पार्ट भी पूछा जाता है, तो सारी चीज़ को आपको ध्यान बात करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पीडेंस ऑफ एल, फिर से वही रिपीट कर रहा है, इम्पीडेंस कितना, क्या कौन सा होगा? तो इम्पीडेंस कौन सा होगा जल्दी बताइए? √R² प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ई। फिर से रिपीट कर दिया है क्वेश्चन। 29, यूनिट ऑफ रिएक्टेंस क्या होता है? ओम। तो कौन सा हो गया? ओम। यूनिट ऑफ रिएक्टेंस हमको ओम हो गया। जल्दी करिए थोड़ा फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है सर समझिए तो 30, द वर्किंग ऑफ डायनेमो और AC जनरेटर दोनों का सेम वर्किंग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर्किंग प्रिंसिपल पूछ देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की बात हम लोग कर रहे थे, वर्किंग ऑफ डायनेमो, सेम क्वेश्चन था, आपको रिपीटेड है। ये क्या है? इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अभी आपको बताए थे स्टेप अप में क्या होता है? वोल्टेज बढ़ाएगा तो प्राइमरी का कम होगा, सेकेंडरी का ज़्यादा होगा। स्टेप अप के लिए इसका उल्टा कर देते, स्टेप डाउन होगा। नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी को N1, तो स्टेप अप तो N1 लेस होगा, N2 ज़्यादा होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी करें नेक्स्ट क्वेश्चंस 30, तो पावर फैक्टर = R/Z, अभी तो फॉर्मूला लिखाए थे R/Z। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। 34, इंडक्टिव रिएक्टेंस लिखते थे, हम बोले थे ना आया हुआ है, तो क्या होगा? 2π ओमेगा L, तो 2πf × L बराबर XL। पढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग। 35 क्या है? स्टेप अप ट्रांसफर द वैल्यू ऑफ करेंट इन सेकेंडरी क्वाइल प्राइमरी क्वाइल इज। स्टेप अप में सेकेंडरी में ज़्यादा होता है, तो सेकेंडरी में ज़्यादा होगा मोड कंपेयर टू प्राइमरी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपको बताया गया था 3 पार्ट को आपको करना है ऑब्जेक्टिव के लिए, बार बार बोल रहे हैं, हमारी आवाज़ को ध्यान से सुनिए। RMS वैल्यू, पीक वैल्यू और मीन वैल्यू पहला पार्ट, दूसरा ये पावर फैक्टर या इम्पीडेंस, और तीसरा ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। इससे खूब क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। इम्पीडेंस अब फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 37, इन AC सर्किट पावर लॉस इन ओनली किसके द्वारा? रेसिस्टर के द्वारा। अभी तो आपको करवाए थे कैपेसिटर और इंडक्टर के थ्रू लॉस नहीं होता है, प्योरली कैपेसिटर इंडक्टर में, सिर्फ पावर किस में होता है? इंडक्टर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये शायद लास्ट क्वेश्चन था। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में करवा दिए। एक बार फिर से आपको हम बोल दे रहे हैं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पार्ट इसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं। फर्स्ट पार्ट 3 भाग में बांट दिया गया इस चैप्टर को। फर्स्ट भाग मेन वैल्यू आरएमएस वैल्यू को बढ़िया से कर लीजिएगा, फार्मूला हम नोट आउट कर दिए। सेकंड पार्ट पावर फैक्टर इम्पीडेंस वहाँ से आते हैं, उसके फार्मूला हमने नोट आउट कर दिए। और तीसरा पार्ट ट्रांसफार्मर से आते हैं, वहाँ उसका भी सारा बात हम कर दिए। ठीक है ना। तो एक बार फिर से आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, सारे फार्मूले को कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा और सारे को रिमेंबर भी करते जाइएगा। ठीक है, तो यहीं तरह रखते हैं, आगे हम लोग अगले वन शॉट की तरफ लाएंगे।